तो तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से वादे कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से आप उसमें क्या ऐड करते हैं? हिंदुत्व की पिच। अब सवाल अब क्यों मैं बोल रही हूं, मैं पूछती हूं आपसे। कन्हैया लाल की बिहेडिंग का जो टेलर थे उदयपुर में, कन्हैया लाल जी का परिवार अभी भी 18 महीने बाद सर इंसाफ का इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ की सरकार से पूछिए तो वो फौरन कहते हैं कि ये तो एनआईए जांच कर रही है, एनआईए को उन्हें सजा दिलानी है। तो आप इस मुद्दे को क्या हिंदुत्व की पिच पर उतार रहे हैं चुनावों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात फैक्ट ऑफ द केस समझ लीजिए। शायद 2022 में जून में ये घटना घटी जी। 2022 में ही 18 महीने 18 जून में घटी थी और जुलाई में ये एनआईए को केस दे दिया गया। दिसंबर में एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है, दिसंबर में 2022। अब स्पेशल कोर्ट बनना है और स्पेशल कोर्ट में केस होना है। स्पेशल कोर्ट गहलोत सरकार ने बनाना है और गहलोत सरकार को स्पेशल कोर्ट बना करके इस केस को लगाना है। लॉ स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को इसको इंप्लीमेंट करना है। ये हमेशा झूठ बोलना, गफलत में डालना, गुमराह करना, ये इनकी आदत है। एनआईए हैज डन द जॉब नाउ। दिस स्पेशल कोर्ट इज टू बी सेटअप बाय the outgoing government of गहलोत। आपने डिसाइड कर दिया, लोगों ने डिसाइड कर दिया। तो ये जो काम था इनका, इन्होंने नहीं किया, इस कारण से उसको न्याय नहीं मिल पाया है। ये कानूनी पेचीदगियों को कोई तारीख से, मैंने तो आपको डेट वाइज बता दिया कि क्या हुआ है। तो अब ये द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उनको स्पेशल कोर्ट बनाना है, वो अब उनका टाइम जा चुका है। हम आएंगे, बनाएंगे और टाइम पर इसका फैसला। दूसरा बॉल जो आप हिंदुत्व की पिच पर बॉलिंग कर, देखिए हिंदुत्व का, सुनिए ना सर, ये वाला 2008 के जयपुर धमाके, हम लोग जिस जयपुर में मौजूद हैं, हनुमान मंदिर पर संगनेरी गेट के सामने 2008 13 मई के धमाके, उसको आप 2023 के चुनाव में उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठाए? क्यों? इसलिए कि आज भी ये केस अपील के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये 2008 का केस खराब किसने किया? आज एडवोकेट जनरल क्यों नहीं, जब हम रिव्यू पिटीशन की बात करते हैं तो क्यों नहीं उसको आगे परस्यू करते हैं? ये इशू है कि नहीं है? इस इशू को हमको लाना है कि नहीं लाना है? जयपुर ब्लास्ट में जिन लोगों ने जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए तो हम इस आवाज को उठाएंगे। और आप इस आवाज को दबाने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स करते हो, ये जनता के बीच में ले जाना मेरा काम है कि नहीं है? तो हम करेंगे ही करेंगे। और ये हिंदू पिच का सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीयता का सवाल है। दिस इज एन इशू ऑफ नेशनलिज्म। नेशन वीक होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रोत्साहन देना, इसको मैं एंटी नेशनल एक्टिविटी समझता हूं और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसको मैं एंटी नेशनल इश्यू समझता हूं। बनारस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लखनऊ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लोग पकड़े गए थे, उनको ऊपर केस हो गया था, उनको सजा सुना दी गई थी। अखिलेश ने विड्रॉ करने के लिए अपील की थी। हम लड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं लोगों को कि ये कैसा तरीका है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत पर कि एंटी नेशनल एक्टिविटी उनकी सरकार कर रही है। जो देखिए, इस देश के अंदर कोई बॉम्ब फोड़े और वो पकड़ा जाए, उस पर केस हो, केस में बरी हो जाए, बरी होने का कारण ये बने कि आपके लॉयर्स ने ठीक ढंग से केस को परस्यू नहीं किया, आपने उसको डिफेंड नहीं किया, उसके बाद रिव्यू के लिए जाए, उस रिव्यू को आप परस्यू न करें, तो हम क्या कहें कि आपने बड़ी राष्ट्रभक्ति दिखाई है? हम ये कह सकते हैं क्या कि आपने राष्ट्रभक्ति दिखाई है? ठीक है, शब्द अच्छा नहीं लगता होगा कि एंटी नेशनल हम बोल रहे हैं, लेकिन समाज को विघटन करने में तो उपयोग हो ही रहा है इसका, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तीसरी बॉल जो हिंदुत्व के पिच पर हो रही है सर, वो है आप लोग जो ये तीसरा मुद्दा उठा रहे हैं कि हिंदू त्योहार नहीं मना सकते। सारे हिंदू तो त्योहार मना रहे राजस्थान में कहां मना पाए? रामनवमी का जुलूस, शोभा यात्रा रोक दी गई, कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं दिया गया। यहां सरकारें कांवड़ यात्रा को फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए रास्ते बनाते हैं, उनको ठहरने के लिए व्यवस्था करते हैं। ये सरकार का काम है। सरकार ने उनको बैन कर दिया, उनको बनाने नहीं दिया गया, उनको यात्रा निकालने नहीं दी गई। और ऑन रिकॉर्ड मैं बोलना चाहता हूं अंजना जी, पीएफआई के लोगों को भाषण देने का मौका और जुलूस निकालने का मौका इस गहलोत की सरकार ने किया है, विच इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है ये? और हम इसकी आवाज ना उठाएं, हम लोगों को ये बताएं नहीं? क्यों नहीं बताएंगे? ये देखिए, शासक वो होता है जो सबको बराबर दृष्टि से देखे।
शासक वो होता है जो रोके तो सबको रोके, और अगर वो सपोर्ट करता है तो सबको बराबर का सपोर्ट करे। जब आपकी नीयत डगमगा जाती है, किसी एक धर्म विशेष को आप प्रिविलेज देते हो और किसी एक धर्म विशेष को आप रुकावट डालते हो, तो ये आपकी नीयत में खोट है, और इस खोट को राजस्थान की जनता को बताना मेरी जिम्मेवारी है। तो इसी के सिक्के के दो पहलू हैं। आप कह रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस हिंदू मुस्लिम कार्ड है। हम कहां ध्रुवीकरण कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि हिंदू सारे हम कहां ध्रुवीकरण कर रहे हैं? यात्रा निकल रही थी, रोका किसने? कांवर निकले थे, क्या गहलोत सरकार ने कोई पैसे दिए थे उनको कि तुम कांवर निकालो? ये तो लोगों की आस्था थी। रोका किसने? आपकी सरकार ने रोका, मतलब गहलोत की सरकार ने रोका, पुलिस ने रोका। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? आपने शिवालय 300 साल का मंदिर आपने तोड़ दिया, आपने राम का मंदिर तोड़ दिया। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ध्रुवीकरण गहलोत सरकार कर रही है। और हम तो वी आर रेजिंग द वॉइस ऑफ द पीपल। हमने तो कभी नहीं कहा कि कोई ईद न मनाए, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपको ईद के मनाने की फैसिलिटी नहीं है। और एक पिच बना रहे हैं राहुल गांधी भी, और वो पिच कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के लोग बना रहे हैं, और वो पिच है जिस पर उनकी बॉलिंग हो रही है, वो है कास्ट सेंसस। वो कहते हैं बीजेपी इस पर बैकफुट पर है। कोई बैकफुट पर नहीं है, कोई बैकफुट पर नहीं है। ओबीसी के लिए और सभी समाज के लोगों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है, किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ऑन रिकॉर्ड, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना, इसमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी जातियों के लोग हैं। उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देना, इसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 11 करोड़ लोगों को, किसानों को सम्मान देना, इसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी लोग हैं। हमको कभी भी इस तरीके का हम लोगों ने कभी ये लड़ाई नहीं लड़ी। और मोदी जी ने हमेशा स्पष्ट रूप में कहा है कि सबसे बड़ी जाति है तो वो गरीब है, उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना। नड्डा जी, इस देश में इसको दुर्भाग्य समझा जाए, जो भी समझा जाए, जात के आधार पर वोटिंग होती है, और उसको विपक्षी गठबंधन, आप देखिए नीतीश कुमार ने बिहार में लागू कर दिया। ऐसे ही वहां पर बघेल साहब कह रहे हैं कि हमारा तैयार है, वहां कर्नाटक में वो कह रहे हैं, यहाँ राजस्थान में कह रहे हैं। ऐसा है, इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है कास्ट। वो अच्छी बात है, डाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दे हैव मिस्ड द बस। ये इनसे छूट चुकी है। ये बेचारे नारे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से कुर्सी तक पहुंचा जाए। इनको कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी has got no moral authority before he speaks against his great grandfather. He has got no moral authority to talk about OBC. अगर वो अपनी दादी के खिलाफ नहीं बोलता, उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि उसके पूज्य पिताजी ने ओबीसी का विरोध पार्लियामेंट के अंदर किया था। आज आप ओबीसी के कार्ड को लेकर के चल करके राजनीति गरमाने की कोशिश कर रहे हो। काट की हांडी, मैं बोलता हूं, बार बार नहीं चढ़ती। काका कालेलकर के ऊपर कौन बैठे रहे 11 साल? इनके पर दादा, पर नाना जवाहरलाल नेहरू बैठे रहे फॉर 11 ईयर्स। 1953 में कमीशन आई, 1964 में वो बेचारे इस दुनिया से गए। वो प्राइम मिनिस्टर थे, काका कालेलकर की रिपोर्ट पर बैठे रहे। मंडल कमीशन 80s में आ गया था। पहले नानी बैठी रही, दादी बैठी रही, सम्माननीय लेट मिसेस इंदिरा गांधी, और उसके बाद उनके पूज्य पिताजी बैठे रहे, और ओबीसी के खिलाफ उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। आप पहले उसके लिए सॉरी बोलिए ना। आप क्यों नहीं माफी मांगते हैं लोगों से कि हमारे दादा पुरखे जो थे उनको अक्ल की थोड़ी सी कमी थी, अब मेरे में आई है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोले वो बताएं। तेलंगाना में आप लोग केसीआर को चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा कि केसीआर संपर्क कर रहे थे, वो चाहते थे कि एनडीए में शामिल हो। पीएम ने, प्रधानमंत्री ने खुद कहा। केसीआर के सुपुत्र केसीआर सब कह रहे हैं कि ये तो कोई फिल्मी कहानी है, इनको स्क्रिप्ट राइटर बन जाना चाहिए। ऐसा है, सच क्या? ऐसा है, सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी ने हमसे भी चर्चा की थी, और उन्होंने कहा कि इस तरीके का विषय आ रहा है। पार्टी में इस पर गहन चिंतन हुआ। सीनियर पार्लियामेंट्री पार्टी के नेताओं के बीच में भी चर्चा हुई, सब लोगों के साथ चर्चा हुई, और हम इस ओपिनियन के आए, प्रधानमंत्री जी और हम
ने उस विषय को कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे। केसीआर कविता उनसे याद आई, उनकी बेटी, उधर बघेल साहब, इधर वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे। चुनाव के वक्त आपकी एजेंसीज एक्टिव हुई और ये आरोप लगा कि आप एजेंसी के इस्तेमाल से विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन के पहले। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में ईडी अपना काम करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये पकड़ाते हैं। अब बघेल साहब की बात कीजिए। बघेल साहब ने जिससे फोन पर बात की और जिसने फोन पर बात की वो सर्विलेंस पर था। अब इलेक्शन टाइम में इन्होंने उससे पैसा मांगा, वो सर्विलेंस में आ गया। अब वो ट्रेल पहुंचते पहुंचते बघेल साहब तक पहुंच गई। अब बताओ ईडी का क्या दोष है? टेलीफोन पे बात करो तुम, आप मांगो पैसा, आपके नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करें, वो सर्विलेंस में आ जाए, ईडी एक्शन नहीं लेगी क्या? कविता की बात लीजिए आप। आफ्टर ऑल ये जो पूछताछ उनसे हो रही है, वो पूछताछ के खिलाफ वो कोर्ट में क्यों नहीं जाती है? लेकिन फिर सर वो कह रहे हैं ना कि नरेंद्र तोमर आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। उसी दिन एफआईआर लॉन्च हुई है और उसी दिन उस पर कॉग्निजेंस लिया गया है और उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है और ये बाकायदा नरेंद्र तोमर जी ने किया है। अब बघेल साहब बोले ना कि बघेल साहब ने एफआईआर लॉन्च कराई कि मेरा गलत केस हो रहा है, ये हमने पैसे नहीं मांगे हैं। कराए ना एफआईआर, तो चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं कराया एफआईआर? क्यों बचते फिरे हैं? कविता क्यों नहीं गई है कोर्ट में और क्यों नहीं उसने एफआईआर लॉन्च की है कि मुझे गलत ढंग से तंग किया जा रहा है? नरेंद्र तोमर तो गए। तो ये डिफरेंस है ना। ठीक है, अब 5 राज्यों के अंत के सवाल की तरफ आते हैं। 5 राज्यों में कितने राज्यों के आप आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे? देखिए, हम राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं, हम एक डिसाइसिव फोर्स की तरह तेलंगाना में आ रहे हैं। हाँ। और हम मिजोरम में भी वापस एनडीए आएगी। राजस्थान में सीएम किसको बनाएंगे? ये तो हम लोग समय पर तय करेंगे। तो कुछ तो होगा, कुछ तो बताइए। देखिए क्या होता है, हम लोग के यहाँ अनफोल्ड, कौन आगे चल रहा है रेस? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अदनान जी आपसे मैं ऑन रिकॉर्ड ही बोल देता हूँ, मैं सब लोगों को बोलता हूँ। देखिए मैं संगठन का आदमी हूँ, लंबे समय से मैंने संगठन का काम किया है जी। मैं सबको बोलता हूँ इस तकलीफ में मत पड़ो। हमारे यहाँ फैसला 15 से 20 मिनट के अंदर होता है और जब होता है तभी होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। तो जिस दिन होगा हम आपको 15 मिनट बाद जरूर सूचित करेंगे।